The name of Almighty, the most merciful, the most beneficent. अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आज हम लोग इंतहाई इम्पोर्टेंट और इंटरेस्टिंग चैप्टर शुरू करने जा रहे हैं, जिसकी बेस पर आपकी आने वाली फर्दर जो अकाउंटिंग है वो बेस करेगी। अगर आप ये अच्छी तरीके से समझ लेते हैं, इसके कॉन्सेप्ट, इसके बेसिक्स अच्छे से समझ लेते हैं, तो ये बहुत ही ईजी चैप्टर होगा। और अगर आपको बेसिक्स नहीं आएंगी तो फिर आपको ये ना सिर्फ ये चैप्टर करने में इशू होंगे, बल्कि क्लास 12 के अंदर जाके आप जो अकाउंट्स करेंगे उसमें भी आप जो है वो स्ट्रगल करेंगे। तो हम लोग देखते हैं कि आज का हमारा चैप्टर जो है वो क्या है। आज का चैप्टर है फाइनल अकाउंट्स विद एडजस्टमेंट्स। इससे पहले हम फाइनल अकाउंट विदाउट एडजस्टमेंट क्या रहते हैं, यानी सिंपल फाइनल अकाउंट्स बना रहे थे। फाइनल अकाउंट्स में हमने सीखा था कि हम दो तरह की स्टेटमेंट्स तैयार करते हैं। एक का नाम था ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, और सेकंड वन थी बैलेंस शीट। ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट जो था ये हमें प्रॉफिटेबिलिटी के बारे में बताता था। ट्रेडिंग अकाउंट से हमें ग्रॉस प्रॉफिट या ग्रॉस लॉस मिलता था, और प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट से जो हमें रिजल्ट्स मिलते थे वो नेट प्रॉफिट या नेट लॉस होता था। ट्रेडिंग अकाउंट में हमने 5 आइटम्स डिसाइड किए थे, ये दर्ज होंगे। डेबिट साइड पर 3 और क्रेडिट साइड पर 2। डेबिट साइड पर दर्ज होने वाले आइटम्स के अंदर हमारे पास ओपनिंग स्टॉक का, नेट परचेजिंग थी और डायरेक्ट एक्सपेंसेस थे, और क्रेडिट साइड पर नेट सेल्स और क्लोजिंग स्टॉक था। जबकि प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के अंदर हमने डेबिट साइड पर इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस रखे थे और क्रेडिट साइड पर इनडायरेक्ट रेवेन्यू रखा था। बैलेंस शीट के बारे में हमने पढ़ा था कि ये कोई अकाउंट नहीं होता, बल्कि एक स्टेटमेंट है जो बिजनेस की फाइनेंशियल पोजीशन को किसी भी पर्टिकुलर डे पे बताती है कि ये इसकी फाइनेंशियल पोजीशन है। इसकी 2 साइड्स हमने देखी थी, एक एसेट साइड थी और दूसरी लाइबिलिटी साइड थी। अब हम लोग फाइनल अकाउंट के साथ एडजस्टमेंट्स पढ़ने जा रहे हैं। अगर हम लफ्ज़ एडजस्टमेंट्स जो है इस पे आए कि एडजस्टमेंट्स क्या होती हैं, इसकी ज़रूरत क्यों पेश आती है, तो इसको डिस्कस करने से पहले हमें यहाँ आना पड़ेगा कि अकाउंटिंग की 2 बेसिस होती हैं। एक कैश बेसिस ऑफ अकाउंटिंग होती है और दूसरी जो है वो एक्रूवल बेसिस ऑफ अकाउंटिंग होती है। यानी अकाउंट्स बनाने के हमारे पास 2 बेसिस हो सकती हैं, 2 बुनियादें हो सकती हैं। एक कैश बेसिस है और दूसरी जो है वो एक्रूवल बेसिस है। अब ये कैश बेसिस ऑफ अकाउंटिंग क्या होती है? ये तो सिंपल सा है कि जब आप कोई एक्सपेंस करते हैं तो आप जब पेमेंट करेंगे तब उस एक्सपेंस को रिकॉर्ड करें। मिसाल के तौर पर आपने रेंट देना है, तो जब आप रेंट पे करेंगे उस वक्त वो आपका एक्सपेंस बनेगा। जब तक आप पे नहीं करते तब तक आपका वो एक्सपेंस नहीं है। अगर हम रेवेन्यू की बात करें तो जब कैश आपको मिल जाएगा, जो आपने चीज़ें बेची हैं या सर्विसेज प्रोवाइड की हैं, तो फिर वो आपका रेवेन्यू कहलाएगा। जब तक कैश नहीं मिलेगा वो आपका रेवेन्यू नहीं होगा। ये कैश बेसिस होती हैं। एक्रूवल बेसिस ऑफ अकाउंटिंग क्या होता है? जो हमें ये कहता है कि आपने एक्सपेंस को और रेवेन्यू को उस वक्त नोट डाउन कर लेना है अपना, जब आपने वो कर लेना है। मतलब एक्सपेंसेस इनकट जब हो जाएंगे आपने उसको दर्ज करना है। रेवेन्यू आपने रिकॉर्ड कर लेना है जब आपने सर्विसेज प्रोवाइड कर दी, ये चीज़ें बेच दी, तो वो आपका रेवेन्यू बन गया। ऐसा हमने अकाउंटिंग की बेसिक्स के अंदर, अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स के अंदर हमने पढ़ा था। एक रेवेन्यू रिकॉग्निशन प्रिंसिपल था और एक एक्सपेंस रिकॉग्निशन प्रिंसिपल था, जो हमें ये बताता है कि चाहे आपने पेमेंट की है या नहीं की, आपने ख़र्चा कर लिया है तो वो आपका एक्सपेंस है। चाहे आपको पैसे मिले हैं या नहीं मिले, आपने सर्विसेज प्रोवाइड कर दी, आपने गुड्स सेल कर दी, तो वो आपका रेवेन्यू बन गया। आपने उसको उसी पीरियड का रेवेन्यू लिखना है। अब मिसाल के तौर पर हमारा रेंट जो है वो इस साल हम 2022 की लेट्स बात करते हैं कि 2022 के लिए हम लोग फाइनल अकाउंट्स तैयार कर रहे हैं। 2022 के अंदर जो हमारा फैक्ट्री का रेंट था या ऑफिस का रेंट था वो हमने पे करना है। अगर हम उसको बेशक 2023 में पे करें या 2022 में पे करें, वो हमारा एक्सपेंस 2022 का ही कहलाएगा। ये हमारी अक्रूवल बेसिस कहलाती हैं। इसी तरीके से जब हमने सर्विसेज प्रोवाइड कर दी 2022 के अंदर, या हमने चीज़ें बेच दी हैं, चाहे हमें पैसे 2023 में मिले, वो हमारा रेवेन्यू बनना ही बनना है 2022 के लिए। तो ये हमारा रेवेन्यू रिकॉग्निशन प्रिंसिपल हमें ये इसकी बेस बनाता है। तो अक्रूवल बेसिस ऑफ अकाउंटिंग के तहत जब हमारे अकाउंट्स बन रहे होते हैं, ये जो कैश बेसिस है, ये तो कोई छोटी मोटी दुकान तो हो सकती है कि कैश बेसिस पे काम कर रहे हो, लेकिन कोई भी बिज़नेस जो होता है जो थोड़ा सा वसी पैमाने पे होता है,
तो वो हमेशा एक्रूवल बेसिस ऑफ अकाउंटिंग पे चल रहा होता है। जब एक्रूवल बेसिस ऑफ अकाउंटिंग पे हमारा सिस्टम बेस कर रहा होता है अकाउंट्स का, तो फिर हमें साल के एंड पे एडजस्टमेंट्स भी करना पड़ती हैं। हो सकता है कि हमारा कोई ख़र्चा आउटस्टैंडिंग हो, तो वो हमें आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस भी लिखना पड़ेगा। हो सकता है कि कोई हमने ख़र्चा एडवांस में कर रखा हो, तो वो हमने उस साल में से निकाल देना है जो इस साल से रिलेटेड ख़र्चा नहीं होता। इसी तरीके से हो सकता है कि हमने कहीं से रेवेन्यू एडवांस में पैसे वसूल कर रखे हों, अभी तक हमने चीज़ें ना बेची हों, सर्विसेज प्रोवाइड ना की हों, तो वो हमारा इस साल का रेवेन्यू नहीं बनेगा जब तक कि हम चीज़ें बेच नहीं देते या सर्विसेज प्रोवाइड नहीं कर देते। तो एक्रूवल बेसिस के ऊपर बेस करते हुए जब इस तरह के आइटम हमारे पास होते हैं, तो फिर हमें साल के एंड पे एडजस्टमेंट्स की ज़रूरत पड़ती है। एक ख़ास मकसद होता है फाइनल अकाउंट का, और वो ये होता है कि हमें एग्जैक्ट प्रॉफिटेबिलिटी का पता चले, हमें ट्रू एंड फेयर व्यू जो है वो बिज़नेस की फाइनेंशियल पोजीशन का वो आए। जब हम एडजस्टमेंट्स नहीं करेंगे, हम लोग जो अखराजात, जो आमदनियाँ इस पीरियड से रिलेट नहीं करती थी, उनको एडजस्ट नहीं करेंगे, तो कैसे हमारे बिज़नेस की फाइनेंशियल पोजीशन एक्चुअल आ सकती है, ट्रू आ सकती है, कैसे हमारी प्रॉफिटेबिलिटी जो है वो एक्चुअल आ सकती है। तो प्रॉफिटेबिलिटी और फाइनेंशियल पोजीशन को एक्चुअल और ट्रू एंड फेयर व्यू में लाने के लिए हमें क्या करनी पड़ती हैं, एडजस्टमेंट्स करना पड़ती हैं। तो आइए चलते हैं, हम एडजस्टमेंट्स देखते हैं कि कितनी किस्म की होती हैं और उनको कैसे फाइनल अकाउंट्स के अंदर ट्रीट करते हैं। लेकिन उससे पहले आपको एक बात याद रखनी होगी कि जितनी भी एडजस्टमेंट्स होती हैं, इनके दो इफ़ेक्ट होते हैं। हर एडजस्टमेंट के दो इफ़ेक्ट होंगे। ये लिखी हुई कहाँ पर होती है एडजस्टमेंट? ये ट्रायल बैलेंस से हट के नीचे कुछ एडिशनल इन्फॉर्मेशन के तौर पर हमें गिवन होती हैं एडजस्टमेंट, और हर एडजस्टमेंट के दो इफ़ेक्ट कैसे आ सकते हैं। हमने जो बुक्स यहाँ पर पढ़ी हैं, ये पहले स्टेटमेंट्स जो पढ़ी हैं, इसमें हमने 3 किस्म की स्टेटमेंट्स बनाई। एक ट्रेडिंग अकाउंट, एक प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, और तीसरी बैलेंस शीट। जो भी एडजस्टमेंट होगी उसके दो इफ़ेक्ट लाजमी आएंगे, या तो ट्रेडिंग अकाउंट और प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, इन दोनों में आ सकते हैं कि ट्रेडिंग, एक इफ़ेक्ट उसका ट्रेडिंग अकाउंट में आ गया, दूसरा प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में आ गया। इस किस्म के भी हो सकते हैं कि एक इफ़ेक्ट प्रॉफिट एंड लॉस में आ जाए और दूसरा बैलेंस शीट में आ जाए। और ऐसा भी हो सकता है कि ट्रेडिंग अकाउंट और बैलेंस शीट के अंदर ये दोनों इफ़ेक्ट आ रहे हों। मुमकिन है कि एक इफ़ेक्ट ट्रेडिंग अकाउंट में और दूसरा बैलेंस शीट में, यानी इन तीनों में से किसी भी दो में उसका इम्पेक्ट ज़रूर ज़ाहिर होगा। तो चलते हैं, स्टार्ट करते हैं कि मुख्तलिफ एडजस्टमेंट्स लिखते हैं और उनके इम्पेक्ट समझते हैं कैसे निकाले जाएंगे। सबसे पहली जो एडजस्टमेंट हमारे पास आती है वो आ जाएगी, पहली एडजस्टमेंट हम देखते हैं क्लोजिंग स्टॉक। ये हमें एडजस्टमेंट के अंदर दिया गया होता है क्लोजिंग स्टॉक। क्लोजिंग स्टॉक हमने पहले भी जब हम सिंपल फाइनल अकाउंट पढ़ रहे थे बगैर एडजस्टमेंट्स के, उसमें भी आपने देखा था कि ट्रायल बैलेंस के नीचे ही हमने लिखा था, और उसको हम ट्रेडिंग अकाउंट की क्रेडिट साइड पे भी लिख रहे थे और बैलेंस शीट में उसका अपना करंट एसेट भी बना रहे थे। तो इसका इम्पेक्ट आप लोग पहले भी सीख चुके हुए हैं। इसके दो इफ़ेक्ट जो आएंगे, नंबर 1 ट्रेडिंग अकाउंट के अंदर क्रेडिट साइड पे लिखा जाएगा, और नंबर 2 बैलेंस शीट के अंदर ये हमारा करंट एसेट बनता होता है। ठीक है जी, क्लोजिंग स्टॉक का आपको पता था। अब हम लोग आ जाते हैं रेवेन्यू की तरफ। दो किस्म के रेवेन्यू हो सकते हैं। एक तो रेवेन्यू की एडजस्टमेंट ये हो सकती है कि आपने सर्विसेज प्रोवाइड कर दी, आपने चीज़ें बेच दी, लेकिन कुछ पैसे अभी तक वसूल करने वाले हैं। रेवेन्यू रिसीवेबल हो सकता है आपके पास हो, रेवेन्यू रिसीवेबल, इसको एक्रूड रेवेन्यू भी कहते होते हैं। और दूसरा इसका इम्पैक्ट ये हो सकता है कि आपने एडवांस में रेवेन्यू वसूल कर लिया, रेवेन्यू रिसीव इन एडवांस, इसको अनअर्न्ड रेवेन्यू भी कहते होते हैं। ठीक है जी, एक एक्रूड रेवेन्यू हो सकता है जो आपने अभी तक वसूल करना है, सर्विसेज प्रोवाइड होगी, चीज़ें बेच दी, पैसे लेने हैं। एक हो सकता है अनअर्न्ड रेवेन्यू, आपने किसी से एडवांस में पैसे पकड़ लिए, अभी तक आपने चीज़ें नहीं बेची या सर्विसेज प्रोवाइड नहीं की। तो इन दो के क्या इम्पैक्ट हो सकते हैं वो देखते हैं। जो रेवेन्यू रिसीवेबल होगा, इसका पहला इम्पैक्ट जो है वो ये आएगा
इसको ऐड कर देंगे कंसर्न रेवेन्यू के अंदर। कहाँ पर रेवेन्यू कहाँ दर्ज होते हैं? हमने रेवेन्यू पढ़े थे कि दो तरह के होते हैं। दो तरह के कौन कौन से होते हैं? एक डायरेक्ट पढ़े थे और एक इनडायरेक्ट। डायरेक्ट रेवेन्यूज़ कहाँ आते हैं? ट्रेडिंग अकाउंट की क्रेडिट साइड पे। और इनडायरेक्ट रेवेन्यूज़ कहाँ आते हैं? प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट की क्रेडिट साइड पे। तो इसका पहला इम्पैक्ट क्या होगा? हमने कंसर्न रेवेन्यू में ऐड करना है। अगर वो ट्रेडिंग अकाउंट के अंदर रिसीवेबल लिखा हुआ है हमने क्रेडिट साइड पे, तो हम वहाँ पर इसको ऐड कर देंगे। अगर हमने वो इनडायरेक्ट रेवेन्यू है प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट की क्रेडिट साइड पे लिखा हुआ है, तो फिर हम लोग प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट की क्रेडिट साइड में कंसर्न रेवेन्यू में ऐड कर देंगे। दूसरा इसका इम्पैक्ट होगा बैलेंस शीट के अंदर। और वो बैलेंस शीट में हम इसको कहाँ लिखते होते हैं? जो रेवेन्यू रिसीवेबल होता है वो हमारा करंट एसेट कहलाता होता है। तो बैलेंस शीट के अंदर ये क्या बनेगा हमारे लिए? करंट एसेट बन जाएगा। ठीक है जी, ये इसका बैलेंस शीट में इम्पैक्ट होगा। तो अक्रूड रेवेन्यू के दो इम्पैक्ट हमने पढ़े कि कंसर्न रेवेन्यू में जमा कर देंगे और बैलेंस शीट के करंट एसेट अकाउंट के अंदर, करंट एसेट में ले जाएंगे, सॉरी अकाउंट मैंने कह दिया। तो यहाँ पर आ जाए अनअर्न्ड रेवेन्यू, इसके भी दो इम्पैक्ट, बस उसके अपोजिट काम होगा, इसके अपोजिट। यहाँ हमने ऐड किया था कंसर्न रेवेन्यू का, यहाँ पर जितना भी आपने एडवांस में रेवेन्यू वसूल कर रखा होगा उसे कंसर्न रेवेन्यू के में से माइनस कर दिया जाएगा। हम करेंगे सब्ट्रैक्ट फ्रॉम कंसर्न रेवेन्यू। सेम उसी तरीके से होगा कि अगर वो ट्रेडिंग अकाउंट की क्रेडिट साइड पे है तो उसकी क्रेडिट साइड से लेस कर देंगे। अगर वो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट की क्रेडिट साइड पे है तो वहाँ से माइनस कर देंगे। और दूसरा इम्पैक्ट, यहाँ बैलेंस शीट में करंट एसेट बने थे ये, तो जितने भी एडवांस में वसूल किए हुए रेवेन्यूज़ होते हैं वो बैलेंस शीट में करंट लाइबिलिटीज़ बन जाते हैं। इसके अपोजिट, वो बैलेंस शीट में करंट एसेट, ये करंट लाइबिलिटी। वो करंट रेवेन्यू वो अपने कंसर्न रेवेन्यू में ऐड हुआ था, ये अपने कंसर्न रेवेन्यू से लेस हो जाएगा। तो ये दो एडजस्टमेंट्स हमारी रेवेन्यू से रिलेटेड हो सकती हैं। इसी तरीके से दो एडजस्टमेंट्स एक्सपेंसेस से रिलेटेड हो सकती हैं। जैसे यहाँ पर एडवांस आपका रेवेन्यू रिसीवेबल था, ऐसे कुछ एक्सपेंसेस हो सकते हैं जो पेएबल हों। एक्सपेंसेस जो हैं वो अभी तक पेएबल हों, इनको हम लोग आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस भी कहते हैं। क्या कहते हैं? आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस। और इसी तरीके से जैसे एडवांस में रेवेन्यू रिसीव कर रखा था, तो ये भी तो मुमकिन है कि खर्चा एडवांस में पे कर रखा हो, तो पेड इन एडवांस भी हो सकता है। इनको हम लोग प्रीपेड एक्सपेंसेस कहते होते हैं। ठीक है जी, अब इनके देखते हैं कि कैसे इम्पैक्ट्स निकाले जाएंगे। आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस जो अभी तक पेएबल हैं, यानी वो हमने खर्च कर लिया और अभी तक हमने पे नहीं किया, तो बेशक पे ना किया हो, अक्रूवल बेसिस के अंदर हमने यही सीखा है, जब खर्च कर लिया तो वो खर्च बन गया, चाहे आपने पे किया या नहीं किया। तो इसको हमने ऐड करना है कंसर्न एक्सपेंस के अंदर। सेम उसी तरीके से अगर वो आपका डायरेक्ट एक्सपेंस है तो फिर क्या होगा? ट्रेडिंग अकाउंट की डेबिट साइड पे दर्ज होगा। और अगर वो हमारा इनडायरेक्ट एक्सपेंस है तो फिर प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट की डेबिट साइड पे आ जाएगा। ठीक है जी, उसी तरीके से जैसे यहाँ पे रेवेन्यू में जमा हुआ था, ये अपने कंसर्न एक्सपेंस में जमा हो जाएगा। जो एक्सपेंसेस पेएबल होते हैं वाजिब उल अदा, तो पेएबल्स तो लाइबिलिटीज़ होती हैं हमारी, किसी के पैसे हमने देने हो तो दैट इज़ आवर लाइबिलिटी, तो ये लाइबिलिटी बन जाएगी बैलेंस शीट में। इसका दूसरा इम्पैक्ट जाएगा, ये हमारी करंट लाइबिलिटी बन जाएगी। ठीक है जी, अब आ जाते हैं जो अखराजात हमने एडवांस में पे कर रखे हैं। सेम इसी तरीके से हर एडजस्टमेंट के दो इम्पैक्ट, इसके भी दो इम्पैक्ट। जैसे हमने एडवांस लिया हुआ रेवेन्यू अपने कंसर्न रेवेन्यू से माइनस कर दिया था, सेम इसी तरीके से जो पेमेंट हमने एडवांस में खर्च की कर रखी है वो भी हम उसके कंसर्न एक्सपेंस में से माइनस कर देंगे फ्रॉम कंसर्न एक्सपेंस। सेम केस डिपेंड करेगा कि एक्सपेंस डायरेक्ट है या इनडायरेक्ट है। अगर तो वो डायरेक्ट है तो फिर ट्रेडिंग अकाउंट की डेबिट साइड पर, और अगर इनडायरेक्ट है तो फिर प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट की
डेबिट साइड पे। दूसरा इम्पैक्ट इसका बैलेंस शीट में इसके अपोजिट, ये करंट लायबिलिटी है तो ये करंट एसेट, जो एडवांस में हमने खर्च कर रखा होता है, एडवांस पेमेंट कर रखी होती है, तो हमारा करंट एसेट बनता है। जैसे मिसाल के तौर पर इंश्योरेंस प्रीमियम हमने पे करना था तो हमने अगले साल का भी पे कर दिया, 2 ईयर्स के इंश्योरेंस प्रीमियम पे कर दिया, तो वो जो नेक्स्ट ईयर का हमने खर्च कर रखा हुआ है इस साल में, तो वो इस साल के लिए हम क्या बना देंगे, उसका करंट एसेट बना देंगे। तो ये हमने 5 जो है वो भी एडजस्टमेंट सीखी हैं। इसका जल्दी से जिसने नोट करना है कर ले, जिसने स्क्रीनशॉट लेना है वो स्क्रीनशॉट ले ले। इसके बाद हम नेक्स्ट जो है वो एडजस्टमेंट्स देखते हैं। जी 5 एडजस्टमेंट्स जो हैं उनके हमने इफ़ेक्ट सीख लिए हैं। छठी एडजस्टमेंट हमारे पास एडजस्टमेंट आ सकती है डेप्रीसिएशन की। डेप्रीसिएशन हमने पढ़ा था कि जो पूरा चैप्टर हमने डेप्रीसिएशन का पढ़ रखा है पहले, कि जिसमें हमने देखा था कि एसेट की वैल्यू के अंदर जो कमी आ रही होती है वो हम लोग रिकॉर्ड कर रहे होते हैं। डेप्रीसिएशन के जो 2 इम्पैक्ट आते हैं, पहला इसका और दूसरा। पहला तो ये कि हम इसको अपना इनडायरेक्ट एक्सपेंस बनाते हैं, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट की डेबिट साइड पे दर्ज करते हैं। जो भी इस साल की डेप्रीसिएशन होगी वो इनडायरेक्ट एक्सपेंस कहलाएगा, और उसे हम इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस को कहाँ लिखते हैं, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट की डेबिट साइड पे लिखते हैं। दूसरे नंबर पर हम लोग माइनस कर देंगे उसके कंसर्न्ड एसेट में से, कहाँ पे, बैलेंस शीट में। अगर फर्नीचर की डेप्रीसिएशन है तो फर्नीचर से माइनस कर देंगे, अगर बिल्डिंग की डेप्रीसिएशन है तो बिल्डिंग में से माइनस कर देंगे, अगर मशीनरी की डेप्रीसिएशन है तो मशीनरी में से माइनस कर देंगे। जो भी कंसर्न्ड एसेट है बैलेंस शीट में वहाँ से ये डेप्रीसिएशन माइनस हो जाएगी। डेप्रीसिएशन के बाद हमारे पास आ जाता है बैड डेट्स। बैड डेट्स क्या होते हैं? डेट हमारा कर्जा होता है, यानी हमने किसी को उधार पे कोई चीज़ बेची है, कोई पैसे दिए, उससे हमने रिसीवेबल थे हमारे, वो डेट्स हैं। बैड हो गया, बैड डेट वो बनेगा, वो बुरा कर्जा बनेगा जो अब हमें मिलना ही नहीं है, यानी जिसके मिलने के चांसेस 0 हो चुके हैं। आपने बारहा उसको जो है वो याद दहानी करवाई कि आपने मेरे पैसे देने हैं भाई, पैसे दे दो, वक्त आ गया, आपने कहा था फलां दिन दे दूंगा, एक रिमाइंडर 2 3 4 5, अब आपको यकीन हो गया कि ये पैसे अब आपको नहीं मिलने वाले, तो उनको हम क्या कहते हैं, बैड डेट्स कहते होते हैं। बैड डेट्स जो होते हैं इसका इम्पैक्ट एक तो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में आता है, डेबिट साइड पे हम इसको अपना इनडायरेक्ट एक्सपेंस बना लेते होते हैं, और दूसरा जो होता है हम अपने रिसीवेबल में से यानी डेटर्स में से बैलेंस शीट में जाके माइनस कर देते होते हैं, माइनस कर देते हैं फ्रॉम डेटर्स या अकाउंट रिसीवेबल। ये इसका इम्पैक्ट बैलेंस शीट के अंदर आ गया। ठीक है, बैड डेट्स के बाद हमारे पास आ सकता है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। कैपिटल हमने पढ़ा है कि ये बिजनेस के लिए ये कैपिटल भी लाइबिलिटी होती है, ऑनर्स की लाइबिलिटी। अब ऑनर्स के जो पैसे उन्होंने इन्वेस्ट कर रखे हैं बिजनेस के अंदर, हमने इनके पैसे, बिजनेस ने इनके पैसे वापस करने हैं। अब हो सकता है कि ऑनर्स जो है वो कहें कि भाई अगर हम ये पैसे बैंक को देते या कहीं भी इन्वेस्ट करते तो हमें इंटरेस्ट मिलना था, तो हमने चूंकि बिजनेस को दिए हैं तो बिजनेस भी हमें इंटरेस्ट पे करे। तो ऐसी सूरत में अगर जहाँ पर एडजस्टमेंट आपको इंटरेस्ट ऑन कैपिटल की दी हुई हो तो इसके 2 इम्पैक्ट बनेंगे। नंबर 1, इसको हम लोग प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट जो है उसकी डेबिट साइड पर अपना इंडायरेक्ट एक्सपेंस बनाएंगे। नंबर 2, इसको ऐड कर देंगे कैपिटल में, यानी बैलेंस शीट की लाइबिलिटी साइड पर। ठीक है जी। इसी तरीके से एक और हमारे पास एडजस्टमेंट आ सकती है इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स। अब जैसे बिजनेस को पैसे ऑनर्स ने दिए तो उन्होंने इंटरेस्ट चार्ज किया, ऐसे ये भी तो हो सकता है कि बिजनेस जो पैसे दे रहा है ऑनर्स को वो ड्राइंग्स बन रही हैं, तो बिजनेस कह रहा है भाई अगर ये पैसे आपने बैंक से लिए होते तो उसने भी तो आपसे इंटरेस्ट चार्ज करना था, अब ये पैसे मुझसे ले रहे हैं तो मैं भी इंटरेस्ट चार्ज करूँगा। तो ऐसी सूरत में इसके अपोजिट
ये डेबिट साइड पे लिखा था, तो ये प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट की क्रेडिट साइड पे आएगा, और इसे हम प्लस करेंगे ड्राइंग्स में, और अल्टीमेटली ड्राइंग्स क्या होती हैं, वो माइनस हो जाती हैं किससे, कैपिटल से। ये बैलेंस शीट की लाइबिलिटी साइड पे इसका इम्पैक्ट आएगा। आपको याद है ना, ड्राइंग्स को हम क्या करते थे, कैपिटल में से माइनस कर देते थे। तो जो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग है वो ड्राइंग्स के अंदर जमा करके और टोटल ड्राइंग्स को क्या करेंगे, कैपिटल से माइनस करेंगे। तो ये हमारा इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स आ गया। एक और एडजस्टमेंट देख लेते हैं, नंबर 10। ऐसा हो सकता है कि जो बिज़नेस का ऑनर है वो बिज़नेस को अपनी सर्विसेज भी प्रोवाइड कर रहा है और उसके अगेंस्ट वो सैलरी चार्ज कर रहा है। तो यहाँ आ सकता है सैलरी, या ऑनर सैलरी लिख लेते हैं। ऑनर सैलरी, तो इसका बिल्कुल ट्रीटमेंट वैसा ही होगा जैसा इंटरेस्ट ऑन कैपिटल के लिए था, सेम। यानी एक तो वो हमारा, चूँकि सैलरी इनडायरेक्ट एक्सपेंस होता है, तो एक तो वो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट की डेबिट साइड पे आएगा, और दूसरा जो है इसको ऐड कर दिया जाएगा कैपिटल में, और ये बैलेंस शीट की लाइबिलिटी साइड पे काम होता है। तो ये आज के लिए जो है वो हमने ये 10 एडजस्टमेंट्स और उसके इम्पैक्ट सीखे हैं। इसका भी स्क्रीनशॉट ले लें जिसने लेना है।